हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम जो हमारी यूनिट 2 चल रही है जिसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, इसमें हम रिलेशनल अलजेब्रा को ही कंटिन्यू करेंगे। आपने बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ लिए हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, है ना, और इंटरसेक्शन। ये सारे ऑपरेटर्स आप पढ़ चुके हैं, उन पे कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड ऑपरेटर। ड्राइव ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? ये जो है प्रिमिटिव ऑपरेटर से ही बने होते हैं। दो है मेन, जॉइन एंड डिवीजन, और एक प्रिमिटिव में आपका रीनेम ऑपरेटर रह रहा है, वो मैं आपका लास्ट में कराऊंगी क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, 2 मिनट का है। ठीक है, ये बेसिकली दो ऑपरेटर्स होते हैं। आज जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो जॉइन ऑपरेटर, क्योंकि जॉइन ऑपरेटर फर्दर काफी तरीके के होते हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन। आपका जो इनर जॉइन होता है वो भी काफी तरीके का होता है और आउटर जॉइन भी काफी तरीके का होता है। तो आज बेसिकली हम जॉइन ऑपरेटर सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो जॉइन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और उसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस का। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता है या क्रॉस जॉइन बोलते हैं उसे, और एक सिलेक्शन होता है ऑपरेटर। इन दोनों को कंबाइन करके जो ऑपरेटर बनाया जाता है उसे बोलते हैं हम जॉइन। ठीक है, देखो इस लाइन को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कार्टेशियन और सिलेक्शन कैसे। देखो सपोज आपके पास क्या है, एक टेबल है R1 जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है A B C। यहाँ पे हम प्राइमरी की और सेकेंडरी की जैसा कुछ नहीं मान रहे क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए है। तो आपने इसमें वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही R2 जिसमें कि आपके 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं D E F, और अगर आप मानना चाहते हैं तो आप A को प्राइमरी की मान लो, D को प्राइमरी की मान लो। ये कुछ नहीं, सिर्फ मेनली हम जो है यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि कैसे वर्क करेगा। आपके पास 3 एट्रीब्यूट ही है, अगर इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इसका मतलब क्या है? ये जो ये वाला टपल है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखो 1 2 3 वाला A B C। पहली बात तो कितनी आपकी आते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे आते हैं A B C D E F। ये जो 1 2 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 6 7 2 4 5 8 7 6 2, यानी कि ये जो पहला वाला टपल है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जो दूसरा वाला टपल है जो कि है 4 5 6, ये जो है तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप देखो क्या दे रखा है, 6 7 2 4 5 8 6 7 2 4 5 8 7 6 2। फिर जो आपका तीसरा टपल है 7 8 9, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि R1 क्रॉस R2। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, वो ऑपरेशन क्या है? सिलेक्शन। C जो है ग्रेटर होना चाहिए D से, यानी कि जो C की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए D से। अब कौन सी? C की वैल्यू बड़ी है D से, C की वैल्यू बड़ी है D से, C की वैल्यू बड़ी है D से, C की वैल्यू बड़ी है D से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 टपल एज एन आउटपुट आ जाएंगे। अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑपरेटर बनाया जाता है, उस ऑपरेटर का नाम होता है जॉइन ऑपरेटर। अब ये बोल क्या रहा है? अभी तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया है। जॉइन ऑपरेशन क्या करता है? उन दो टपल्स को जो डिफरेंट रिलेशन से, यानी कि एक टपल ये और एक टपल ये, इन दोनों को एज एन आउटपुट में देता है अगर जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जॉइन का काम यही है, बैक एंड में कार्टेशियन करना और जॉइन कंडीशन को आपके जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं टपल्स उनको प्रोवाइड करना। यानी कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने दिखाया है, जॉइन जो है डायरेक्टली आपको ये आंसर देगी। जॉइन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो यूज होता है ये। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं एज अ जॉइन तो मैं ऐसे लिख सकती हूं R1 जॉइन R2 C इज ग्रेटर देन D। तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली R1 R2
आपका बैक एंड में क्रॉस प्रोडक्ट करेगा और आपको क्या देगा, वो वैल्यू देगा जिसमें कि C बड़ा होगा D से। ये जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया कि पहले कार्टेशियन होगा और फिर चेक होगा कि कौन में C की वैल्यू बड़ी है D से। अगर आप जॉइन में लिखोगे तो सिंगल सी सिर्फ ये लाइन लिखी जाएगी और आउटपुट में सिर्फ आपको ये टेबल मिलेगी। अब देखो जॉइन कितनी तरीके के होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, कितनी भी तरह का जॉइन हो, ज्यादातर सब में यही सिंबल यूज होता है ये, ठीक है। अब देखो यहां मैंने प्राइमरी की का रोल लेके नहीं चल रही हूं, तो आप ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है। मेनली कंसर्न है कि एक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे होते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो बेसिकली मैं ये नहीं देख रही हूँ। हाँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑफकोर्स आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो देखो उसमें लिखा होगा कौन प्राइमरी की है, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, तब यहाँ मिलेगा। जब आप क्वेश्चन करोगे, आप जो आप सीखोगे उस पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो तब तो डेफिनेटली ये लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेन कंसर्न है आप किसी को भी प्राइमरी की बना लो। तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनर जॉइंट और आउटर जॉइंट। अब इनर जॉइंट फर्दर जो है 5 तरीके के होते हैं, थीटा जॉइंट, इक्वी जॉइंट, नेचुरल जॉइंट, सेमी जॉइंट, एंटी जॉइंट। और आउटर जॉइंट क्या होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट और फुल आउटर जॉइंट। अच्छा, इनके आगे क्या लिखा हुआ है, मैचिंग टपल, और यहाँ क्या लिखा है, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग टपल। अब इसका मतलब समझो, जो जॉइन है सिर्फ उन टपल को दे रहा है, यानी कि ये जो होते हैं ये टपल्स ही तो होते हैं, ये उन टपल्स को देगा सिर्फ जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब है, अगर आप ये देखो, ये इतने सारे टपल्स आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, तो इनर जॉइंट सिर्फ मैचिंग टपल्स को देगा, यानी कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे सिर्फ वो 4 टपल देगा। लेकिन जो आउटर जॉइंट होता है वो मैचिंग टपल भी देता है, नॉन मैचिंग टपल भी देता है। तो आप कहेंगे मैम पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दे देगा, फिर तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ और चीजें होंगी जिससे आपको समझ आएगा। लेकिन जो इनर जॉइन होते हैं सिर्फ कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने इसके नीचे लिखी होगी कि C इक्वल होना चाहिए D के, C लेस देन होना चाहिए, C जो है ग्रेटर देन, जो भी आप कंडीशन लिख के देंगे, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे टपल सिर्फ वो आएंगे इनर जॉइन में। लेकिन आउटर जॉइन में मैचिंग एंड नॉन मैचिंग दोनों टपल्स आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला होता है थीटा जॉइंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R1, ये जॉइंट का ऑपरेशन R2 और यहाँ होता है थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन, वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी होती है, ठीक है। कई बार जो है नॉट इक्वल टू को ये इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ बुक्स में, तो ये तो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक रिलेशन है R1, यानी कि एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की से मान लेते हैं, इसमें कुछ वैल्यू दे रखी, इसमें प्राइमरी की R2 में D को मान लेते हैं, इनमें कुछ वैल्यू दे रखी, ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कि थीटा जॉइन, मैंने जॉइंट्स बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़े थीटा जॉइंट। तो यानी कि जितने इन दोनों में एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ही फाइनल वाली जो मेरी टेबल होगी उसमें आएंगे, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल। कितने एट्रीब्यूट्स होंगे उसी को ही हम डिग्री कहते हैं, और कितने टपल्स होंगे वो होती है कार्डिनलिटी, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। तो अब मैंने कंडीशन लिखी R1 R2 इनके बीच में जॉइंट C इज ग्रेटर देन D, यानी कि C जो है बड़ा होना चाहिए D से। तो अब क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करके दिखाएगा, वो क्या दिखेगा, वो बैक एंड में होगा। लेकिन आप डायरेक्ट देखो, 3 बड़ा है 6 से, 3 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 7 से, नहीं आएगा। 6 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है, तो 6 बड़ा है 4 वाली टपल पूरी अटैच होके आ जाएगी। फिर 6 जो है 7 से बड़ा है, नहीं है।
9 6 से बड़ा है, हाँ, तो 7 8 9 6 7 2, 7 8 9 6 7 2। फिर दूसरा क्या आएगा, 6 जो है 4 से बड़ा, 9 जो है 4 से बड़ा है, हाँ, तो 7 8 9 4 5 8, 7 8 9 4 5 8। फिर आपका लास्ट में आएगा क्या, 9 7 से बड़ा है, हाँ, तो यानी कि इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बैक एंड पे हो रहा होता है वो शो नहीं होता है, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, ये टेबल मिल जाती है। अब थीटा जॉइन का ही एक स्पेशल वर्जन है इक्वी जॉइन। थीटा जॉइन बोलता है कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन लग सकती है, थीटा मतलब कि यहाँ पे आप लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन सिर्फ अगर आप इक्वल टू यूज करते हैं, यानी कि इक्वी जॉइन में सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है। और दूसरी बात, ये जो वेरिएबल्स है, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे होते हो चेक करने के लिए, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता था CCEF, और डिफरेंट है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला, सिर्फ अगर आप इक्वालिटी यानी कि सिर्फ आप इक्वल टू ऑपरेटर का ही यूज करते हो तो उसको बोलते हैं इक्वी जॉइन। तो ये बोलता है कि C और D जो है इक्वल होने चाहिए। क्या 3 किसी के इक्वल है? नहीं। 6 इक्वल है, तो 7 8 सॉरी 4 5 6 6 7 2, 4 5 6 6 7 2। When theta join use only equality comparison operator is called to be इक्विजॉइन, तो उसे क्या बोला जाता है, इक्विजॉइन बोला जाता है, ठीक है। उसमें जो जॉइन थीटा जॉइन हो या इक्विजॉइन हो, उतने ही एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है और यहाँ 3 है तो टोटल फाइनल टेबल में 6 एट्रीब्यूट ही आएंगे, या इसे बोल सकते हैं डिग्री, ठीक है। ये आ गया इक्विजॉइन। अब अगला आता है डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री और कार्डिनलिटी को ही समझाती हूँ। सपोज मेरा एक रिलेशन है R1, उसमें जो है जितने क्या होंगे एट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं हम डिग्री। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में कितने आपके क्या है एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब दूसरे में मेरे कुछ होंगे, तो फाइनल वाली टेबल में कितने आएंगे, R1 प्लस R2। ये चीज तो आपने देख ली, ठीक है, चाहे वो थीटा जॉइन हो या इक्वी जॉइन हो, थीटा जॉइन हो या क्योंकि जो थीटा जॉइन है और इक्वी जॉइन है सेम ही है, बस को स्पेशल कंडीशन का नाम क्या दे दिया है, इक्वी जॉइन। ठीक है, ये तो हमारी डिग्री हो गई। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी। अच्छा, अब देखो कार्डिनलिटी क्या मतलब है, कितने टपल्स आएंगे, जो आपका फाइनल वाला वो है क्या बोलते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने टपल्स आएंगे। अब देखो दोनों कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन, अगर मेरे पास ये दो रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दो रिलेशन में मैं क्या करती हूं कि मैं कंडीशन लगाती हूं, R1 R2 आपका B इज ग्रेटर देन D। 2 बड़ा है 5 से नहीं, 4 बड़ा है 7 से नहीं, 4 बड़ा है 5 से नहीं, 4 बड़ा है 7 से नहीं। तो यानी कि अगर आपने कंडीशन लगाई है उसके हिसाब से कितने टपल्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो उस टाइम पे कार्डिनलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि अगर बात की जाए
कार्डिनलिटी की, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 या 0 से ज्यादा टपल आ सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो कितने टपल्स आएंगे, आपके आएंगे 0 टपल्स, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये करो कि आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी कि बी जो है छोटा है 3 से, सी से, देखो सॉरी मैंने यहाँ पे डी लिख दिया था, बी जो है स्मॉल है सी। अगर आप ये कंडीशन लिखते हो, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इसके हिसाब से कितने टपल्स आ रहे थे, 0 टपल्स आ रहे थे। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या 2 छोटा है 3 से, हाँ देखो कितने बनेंगे, पहले तो लिख लो ए बी सी डी। 2 छोटा है 5 से, हाँ 1 2 5 6। 2 छोटा है 7 से, हाँ 1 2 7 8। 4 छोटा है 5 से, हाँ 3 4 5 6। 4 छोटा है 7 से, हाँ 3 4 7 8। यानी कि एक तरह से ये क्या हो रहा है, R1, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि कितने टपल्स आ गए, 4। तो कार्डिनलिटी हो सकता है आपका एक भी टपल ना आए, क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, और मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सारे के सारे इसकी इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या दे रखी है। देखो मिनिमम इससे कम कुछ भी हो सकते हैं, बट हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं, यानी कि सबसे मिनिमम इतने होंगे और सबसे मैक्सिमम इतने होंगे, बीच में कुछ भी हो, ठीक है। अब जो थीटा के लिए, अगर थीटा की बात करते हैं तो इक्की जॉइन के लिए भी यही रहेंगे, क्योंकि ये इसकी क्या है, स्पेशल वर्जन है, इक्की जॉइन के लिए भी यही रहेंगे। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री हो गई। ये क्वेश्चन कई बार बस 2 मार्क्स में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो आपका इसी में ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपको क्या दे रखे हैं, क्वेरी दे रखी है जिसमें आपको स्कीमा दे रखा है। आपके पास एक बुक नाम की टेबल है जिसमें बुक आईडी प्राइमरी की है, टाइटल है उस बुक का और कौन सी ईयर में वो पब्लिश हुई, ठीक है। एक यूजर है, यूजर मतलब एक पर्सन है जिसका कार्ड नंबर है और उसका नेम है। बोरोअर एक टेबल है, क्योंकि यूजर जो है बोरो करता है बुक को। ये एक रिलेशनशिप होगा M/N का। ये तो आपको पता होगा जब ER डायग्राम बनाया है, बुक है और आपकी क्या है, एक यूजर है। क्या करता है यूजर, बोरो। एक यूजर बहुत सारी बुक बोरो कर सकता है और एक बुक बहुत सारी यूजर के थ्रू बोरो की जा सकती है, इसलिए M/N का रिलेशनशिप बना है बोरो, जिसमें BID और कार्ड नंबर क्या है, दोनों मिलके प्राइमरी की है, और इसमें क्या है, DOI। ये बोरो बता रहा है कि कौन सी बुक कौन से यूजर के थ्रू कैरी की गई है। BID रिप्रेजेंट कर रहा है बुक को, कार्ड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर को, क्योंकि यूजर का ही तो कार्ड नंबर होगा। सप्लाई एक टेबल है जिसमें सप्लायर के बारे में बताया गया है, ये सप्लायर का नाम है और उसने कौन सी बुक को सप्लाई किया है, कौन से प्राइस पे, और डेट ऑफ सप्लाई, किस डेट को सप्लाई की गई है। ये आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको टेबल्स नहीं दी जाएंगी, ठीक है, वो आपको स्कीमा देंगे। अब आपसे क्या पूछा है, BID निकालो बुक्स की, BID निकालो बुक्स की जो इशू करी गई है, किसके थ्रू, ABC के थ्रू। यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली बुक, आपको नॉर्मली क्या निकालनी है, बुक आईडी जो इशू करी गई है किसको, ABC को। ABC क्या है, एक यूजर है, यूजर ने बोरो की है बुक। ये यूजर है, इस यूजर ने बुक बोरो की होगी
इसका नाम क्या है, ABC, ठीक है। अब मुझे वो बुक का पता लगाना है जो ABC पर्सन ने करी है। तो यूजर और बोरो, क्योंकि बोरो क्या है, एक वो आपका रिलेशन है या वो टेबल है जिसमें कि क्या दे रखा होगा, कार्ड नंबर। वो कार्ड नंबर जो कि यूजर ने बोरो की होगा, कुछ भी मतलब कोई भी बुक बोरो की है उसका कार्ड नंबर है, और कौन सी बुक बोरो की है। यानी कि अगर मैं ये देखो सिंपल, अगर मैं लिखती हूं यूजर जॉइन बोरो और यहां लिखती हूं आपका यूजर डॉट कार्ड नंबर इक्वल टू ये क्या कर रहा है, ये थीटा आपका इक्वी ज्वाइन हो रहा है यूजर कार्ड नंबर बोरो कार्ड नंबर। यानी कि एक मेरी टेबल बनेगी जिस टेबल में क्या होगा, सबसे पहले कार्ड नंबर होगा, आपका नेम होगा, और कार्ड नंबर और नेम, और जिसका कार्ड नंबर मिल रहा होगा, और उसी के आगे क्या आ जाएगी, BID, यानी कि किस पर्सन ने कौन सी बुक ली है। क्योंकि कार्ड नंबर ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम इन दो टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्ड नंबर दोनों का सेम, क्योंकि ये बता रहा है ये यूजर का कार्ड नंबर है, और यहाँ पे कार्ड नंबर कैसे वर्क कर रहा है, ये बता रहा है इस कार्ड नंबर वाले पर्सन ने इस बुक को क्या किया है, बोरो किया है, क्योंकि BID रिप्रेजेंट कर रही है बुक को। जब मैं ज्वाइन करूंगी तो जिनका कार्ड नंबर सेम होगा उनके आगे उनकी BID आ जाएगी, यानी कि कार्ड नंबर, नेम, BID और आपका DOI 1 2। और देखो अब मैंने क्या बताया था, लास्ट में दोबारा से कार्ड नंबर कितने हैं एट्रीब्यूट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो है बोरोवर का कार्ड नंबर आ जाएगा, और ये कोई भी किसी का भी कार्ड नंबर ले लो, ये दोनों, या आप यहाँ पे यूजर कार्ड नंबर और इधर बोरोवर कार्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कार्ड नंबर के आगे वो पर्सन, ए पर्सन ने इस बुक को बोरो किया है इस डेट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब इक्की ज्वाइन या थीटा ज्वाइन लगता है तो जितने दोनों में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आते हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ रहा है, जो ये कार्ड नंबर है वो ये कार्ड नंबर है। सपोज यहाँ लिखाएगा 1 नेम A 23 6 जुलाई 1, यानी कि कार्ड नंबर 1 वाले पर्सन ने जिसका नाम A है उसने कौन सी बुक बोरो की है, 23 नंबर वाली बुक बोरो की है, क्योंकि मुझे बतानी है BID उसकी कौन कौन सी बुक ABC पर्सन ने बोरो की है। तो इसकी मदद से मैंने एक टेबल बना ली जिसमें कार्ड नंबर, नेम, BID, DOI और सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें से मुझे किसके लिए चाहिए, जिस पर्सन का नेम ABC है, यानी कि सपोज यहाँ पे ABC कार्ड नंबर 2 26 27 7 जुलाई 8 जुलाई, जिस पर्सन का नाम ABC है, यानी कि पूरी उसमें से टेबल में से सिर्फ ये 2 टपल उठ के आ जाएंगे पूरे। इतना करते ही यूजर और बोरोवर का क्या किया है आपने, नेचुरल वो आपने ज्वाइन किया है, किस बेसिस पे, जिनका कार्ड नंबर सेम है। यानी कि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, आप पता लगा रहे हो किस पर्सन ने कौन सी बुक ली है। अब आपने सिर्फ वो टपल मांगी जिसे ABC ने कैरी किया है, मतलब किस बुक को कौन से लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया प्रोजेक्शन, आपको चाहिए क्या, BID। तो यानी कि सिर्फ आपको एज एन आउटपुट 26 और 27 मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि जो आपका पर्सन है ABC उसने बुक नंबर 26 और 27 बोरो कर रखी है। अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप ऐसे समझो, ये यूजर है,
ठीक है, ये एक पर्सन है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके कार्ड नंबर से। और जब कोई बुक बोरो हो रही है तो दो चीजें अटैच हो रही है, बीआईडी रिप्रेजेंट कर रहा है बुक के नंबर को और कार्ड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड के नंबर को। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों सेम ही होंगे। जब मैं इन दोनों को अटैच करूंगी तो कहीं ना कहीं बीआईडी और नेम अटैच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन दोनों का कार्ड नंबर सेम होगा उसका नेम और बीआईडी एक साथ आ जाएगा, है ना। जब एक साथ आ जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि किस पर्सन ने कौन सी बुक आईडी ले रखी है, यानी कि कौन सी बुक ले रखी है, उसकी बुक आईडी आ जाएगी। और अब मैं चाहती हूं कि सिर्फ जो एबीसी पर्सन है उसकी मैं बुक आईडी निकालूं, तो एबीसी पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेशन लगा दिया और एज एन आउटपुट जो मुझे चाहिए बीआईडी, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, आपका प्रोजेक्शन, क्योंकि एक मुझे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या कहता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज नहीं करता है। इट डज नॉट कॉन्केटिनेट द वे अ कार्टेशियन प्रोडक्ट डज। कॉन्केटिनेट मतलब एक के आगे उसका, मतलब पहले टपल को दूसरे टपल के आगे अटैच करना, दूसरी टपल को तीसरी टपल के आगे, ये अटैचमेंट वो नहीं करता है। वी कैन परफॉर्म नेचुरल जॉइन if there is at least one common attribute that exists between two relationship। यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा था थीटा जॉइन में जिन एट्रीब्यूट के बीच में हम कंडीशन लगाते थे वो डिफरेंट भी हो सकते थे। जैसे अगर आपको यहाँ दिख रहा था तो ये दोनों एट्रीब्यूट डिफरेंट थे, और जब यहाँ पे लगाया तो ये दोनों एट्रीब्यूट सेम थे, एक यूजर का था और एक बोरोवर का था। लेकिन नेचुरल जॉइन तभी लगेगा जिन एट्रीब्यूट के बीच में हम नेचुरल जॉइन लगाना चाहते हैं उनका नेम सेम हो या सिमिलर। सिमिलर का मतलब कई बार हम लिख देते हैं एस डिपार्टमेंट और साथ में उनका डोमेन भी सेम हो, यानी कि अगर ये दिख रहा है डिपार्टमेंट, मैं ऐसा लिख सकती थी एच डिपार्टमेंट, नेम एग्जैक्टली सेम है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी नंबर और मैनेजर सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो सिमिलर या सेम का मतलब ये है, और डोमेन सेम होने का मतलब है कि अगर ये करेक्टर टाइप है तो ये भी करेक्टर टाइप होना चाहिए। ऐसे नहीं लगा सकते। लेट सपोज यहाँ पे ये वैल्यू होती 1 2 3, नेम सेम है, ये इंटीजर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है या कैरेक्टर मान लो, पॉसिबल नहीं है, दोनों का सेम टाइप होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या लगाना है, नेचुरल जॉइन। यहाँ पे सिर्फ ये यूज होता है, नीचे कोई भी कंडीशन नहीं लिखी जाती है। अगर मैं लिखती हूं आपका कोर्स नेचुरल जॉइन HOD, इसका मतलब क्या होगा कि देखो CSC CS01 डेटाबेस CSC, ये, और देखो आपने जब थीटा जॉइन और इक्की जॉइन देखा था तो 1 2 3 4 5 यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स आते थे। जब मैं बोल रही हूं कि ये एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तो ये 2 बार नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा, यानी कि ID कोर्स डिपार्टमेंट हेड, ID कोर्स डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, यहाँ पे CID लिख लो क्योंकि वहां पे मैंने CID लिख रखा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि देखो ये जिस केस में लिखे हुए हैं उसी वे में आए, यानी कि देखो पहले डिपार्टमेंट आ गया, फिर कोर्स आ गया, फिर आपका CID हो गया, हेड, कैसे भी आ सकते हैं, बट आएंगे 4, एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, यानी कि जो बार बार आ रहा है वो एक बार आएगा। ठीक है, अब देखो CS01 डेटाबेस CSC सेम है, तो CS01 डेटाबेस CS और LX एक आउटपुट आ गया। अगला CS किसी के साथ मैच कर रहा है, नहीं। अब जो ये वाला है ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, तो देखो क्या आया, मैकेनिकल MEO1 मैकेनिक्स माया। अब ये जो EE है इसके साथ हो रहा है तो EE01 इलेक्ट्रॉनिक्स E मीरा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। देखो इक्वी जॉइन में जो कंडीशन लगती है वो इक्वालिटी की लगती है, थीटा में कुछ भी लग सकती है, सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे दोनों टेबल की। नेचुरल जॉइन में सिर्फ क्या है, एक एट्रीब्यूट या 2 एट्रीब्यूट या सारे एट्रीब्यूट,
एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, या आप कह सकते हैं उनका डोमेन सेम जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब अच्छी एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे बताऊं डिफरेंस क्या होगा आपका इक्वी जॉइन और क्या बोल सकते हैं आपका नेचुरल जॉइन में। अगर मैं लिखती हूं R1, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं नेचुरल जॉइन, ठीक है, ये नेचुरल जॉइन है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 R2, ठीक है। तो जो कॉमन है CC वो एक बार आएगा ABCDE। अब 3 कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यानी कि 1 2 3 6 9। फिर 6 किसी से मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 6 है, 6 किसी से मैच हो रहा है, नहीं। 9 मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 7 8 9, 9 एक बार आया, 5 4, 7 8 9 5 4, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं इक्वी ज्वाइन करती तो कैसे करती, अगर मैं इक्वी ज्वाइन करती तो मुझे लिखना पड़ता आपका R1 डॉट C इक्वल टू R2 डॉट C, ये होता है आपका इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अब यहां पे पहले लिखा जाएगा AB R1 C1 R2 C DE। अब देखो 3 और 3 मैच कर रहा है तो क्या आएगा, 1 2 3 3 6 9, 1 2 3 3 6 9। 6 किसी के साथ मैच कर रहा है, नहीं। 9 मैच कर रहा है, हाँ, तो 7 8 9 9 5 4, देखो सेम ही आए, ऐसा नहीं कि टपल डिफरेंट आए। बस जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो आपके नेचुरल जॉइन में एक बार आता है, इक्वी जॉइन में 2 बार आएगा। ठीक है, तो जब हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो हम इक्वी जॉइन का यूज ना करके नेचुरल जॉइन का यूज करते हैं। तो इक्वी जॉइन का फायदा क्या है, अगर ऐसी कोई टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट सेम नहीं, एट्रीब्यूट के नाम सेम नहीं है, तो हम इक्वी जॉइन लगा सकते हैं। पर क्योंकि नेचुरल जॉइन की तो कंडीशन यही है, सेम नेम एंड डोमेन मस्ट बी सेम। ठीक है, अब इतना समझ आए। अब तक क्या है, अगर 2 एट्रीब्यूट सेम है, देखो B और C, B और C, अगर 2 एट्रीब्यूट सेम है और मैं इनके बीच में क्या लगाती हूं, आपका नेचुरल जॉइन, तो उस टाइम पे कैसे वर्क होगा, 2 एट्रीब्यूट चेक होंगे, यानी कि अब अकेला 2 चेक नहीं होगा, 2 3 के इक्वल है। हाँ, अब ठीक से बताओ कितने आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे, A B C D, कॉमन वाला एक बार ही लिखा जाता है, तो 2 3 इसके सेम है, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 9, 1 2 3 9। अब आपका 5 6 किसी के सेम है, 5 6 नहीं, 8 9 सेम है, 7 8 9 6, 7 8 9 6। तो अगर आपके जितने एट्रीब्यूट सेम होंगे उनको पूरा एक साथ देखेंगे। अब अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट सेम हैं, यानी कि A B C, यानी कि अब मैं अगर लिखती हूं नेचुरल जॉइन, तो ये बिल्कुल इंटरसेक्शन की तरह वर्क करेगा। कैसे, देखो 1 2 3 1, क्योंकि अब इसी बताओ जब तीनों ही एट्रीब्यूट सेम हैं तो कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे फाइनल टेबल में, 3 आएंगे, 3 ही आए हैं। अब 1 2 3 सेम है, 1 2 3 सेम है, एक बार 1 2 3 लिखा गया, क्या 4 5 6 है, 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 है, 7 8 9 नहीं है। आप कहेंगे हम 8 9 7 नहीं, A B C 1 2 3 1 2 3। अगर आप इसमें इंटरसेक्शन लगाएं तो क्या होगा, जो इन दोनों टेबल में सेम होंगे वो ही एज एन इंटरसेक्शन रिजल्ट आएंगे। तो जब सारे एट्रीब्यूट सेम होते हैं तो नेचुरल जॉइन वर्क एज इंटरसेक्शन। नेचुरल जॉइन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है अगर कोई भी एट्रीब्यूट सेम नहीं होता है, यानी कि अगर मैं R1 नेचुरल जॉइन R2 करूं और कोई भी एट्रीब्यूट सेम नहीं है, यानी कि देखो A B C D E F
है ना। तो ये बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि नेम सेम नहीं है। तो सिंपल क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 5 4 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 5 4। तो यानी कि इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है अगर कोई भी एट्रीब्यूट सेम नहीं होता है, यानी कि नेम सेम नहीं है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है। अच्छा, आपकी जो कोथ बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है, नवाते भी है, कोथ भी है, उनमें इसमें एक पॉइंट दे रखा था। वो पॉइंट मतलब वैसे आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखा जाए तो, लेकिन ये कई बार आ जाता है, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूं। देखो, अगर मैं लिखूं R1 नेचुरल जॉइन, सिर्फ ये दो चीज लिखूं तो क्या होगा, 1 2, अब कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, C है, तो फाइनल टेबल में क्या आएगा, A B C D E, A B C D E। अब 3 के इक्वल है, हाँ, तो 1 2 3 6 9, क्या 6 कहीं है, यानी कि ये वाला टपल यूज नहीं हो रहा है। फिर अब देखो 6 किसी के इक्वल है, नहीं, 9 इक्वल है, तो यानी कि 7 8 9 9 8 2। जो टपल मेन वाली टेबल में यूज नहीं होते, यानी कि जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं, इनको बोलते हैं डेंगलिंग टपल। ग्रीन कलर टपल जो हैं उनको हम डेंगलिंग, यानी कि जो आपके फाइनल वाली टेबल में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूज नहीं हुए, लेकिन ये टपल कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो रहा है ना, 1 2 3 इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। कहने को ये वाला टपल तीनों के साथ कार्टेशियन होना चाहिए था, बैकएंड में होता है ना, लेकिन ये और ये एक जगह यूज हो रहे हैं, ये और ये भी यूज हो रहे हैं ना, तो ये कहीं भी यूज नहीं हुआ। यूज का मतलब 3 एक जगह तो सेम है, एक जगह सेम है, तो 1 2 3 3 6 9, यानी कि ये दोनों टपल यूज हो गए फाइनल वाली टेबल में। अब 4 सेम है ही नहीं, तो ये 4 यूज नहीं होगा, सॉरी 4 कह रही हूँ, 6 है ही नहीं, तो ये यूज नहीं होगा। अब 9 है, तो इसकी वजह से 7 8 9 8 2 ये दोनों टपल्स यूज हो गए, और जो ये दो टपल यूज नहीं हुए इन्हें हम बोलते हैं डेंगलिंग टपल्स। ठीक है, अब अच्छा, आपका डिग्री एंड कार्डिनलिटी, अब इनकी डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री मतलब कितने टपल्स आएंगे, जितने टपल्स R1 R2 माइनस M इक्वल टू R1 प्लस, मतलब कितने आएंगे, जितने R1 में हैं, जितने R2 में हैं, उसमें से नंबर ऑफ कॉमन टपल। अब इस बात को समझाती हूं, ये होगी डिग्री। देखो इस बात को समझते हैं, देखो यहां देखते हैं, अब देखो मैंने इनका क्या किया था, नेचुरल जॉइन। कितने एट्रीब्यूट थे, 1 2 3, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे। कॉमन कितने एट्रीब्यूट है, ये दो बार, कितना कॉमन एट्रीब्यूट है, एक, 6 माइनस 1 5, तो ये आपकी डिग्री होगी। R1 प्लस R2 माइनस कॉमन जितने हैं उतने कम हो जाएंगे। अब आती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने आपके, कह सकते हैं आपके क्या आएंगे, टपल्स आएंगे। अच्छा, अब अगर मैं, मेरे पास ये दे रखे हैं R1 R2, C नाम सेम है, पर अब देखो C किसी के इक्वल है नहीं है। अब यानी कि अगर मैं इसका आंसर देखूं तो क्या आएगा, A, देखो यहां लिखती हूं, अगर मैं R1 क्रॉस जॉइन R2 करूं इसमें, तो आउटपुट क्या आएगा भाई, एट्रीब्यूट्स तो आएंगे A B C D E।
3 किसी के इक्वल नहीं है तो आपका क्या आएगा 0, यानी कि कोई भी टपल नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है एट्रीब्यूट सेम है, वैल्यू सेम नहीं है, तो मिनिमम कार्डिनलिटी क्या आएगी, R1 नेचुरल जॉइन R2 की मिनिमम 0 आएगी, 0 या 0 से ज्यादा। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मैं R1 क्रॉस जॉइन R2 करूं, यानी कि इसको इसके साथ करूं, तो क्या आएगा 3। देखो मैंने C एक कॉमन एट्रीब्यूट है, दोनों जगह 3 3 3 3 3 कर दिया। 1 2 3 6 9, पहले एट्रीब्यूट्स कितने आएंगे, A B C D E, यानी कि C वाला एक बार आएगा। आप क्या लिखेंगे 1 2 3 6 9, 1 2 3 6 9, फिर आएगा 1 2 3 5 2, 1 2 3 5 2, फिर आएगा 1 2 3 8 2, 1 2 3 8 2, फिर 163, तीनों बार 163 लिख दिया। और यहां पे क्या आएगा 6 9 5 2 8 2, 6 9 5 2 8 2, फिर ये जो है 8 9 3 8 9 3 और इसका 6 5 5 8 9 2, यानी कि जब जो मेन वाला होता है, यानी कि जिसको कॉमन एट्रीब्यूट बोलते हैं, उनमें सारी वैल्यू सेम होती है, तो एज अ वर्क करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। तो इसकी जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी हो सकती है वो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है, और मिनिमम क्या हो सकती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कार्डिनलिटी। आप इनमें प्राइमरी की कुछ भी मान लो, ठीक है, इससे कुछ नहीं हो रहा। अब देखो, अब आते हैं मेन हम क्वेश्चन पे, यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो थ्योरी थी, ये तो आपकी आसानी से हो गई। अब जो है मेन कंसर्न है, जो आपको पता होना चाहिए, आपको टाइटल्स निकालने हैं सारे बुक्स के, ठीक है, जो सप्लाई किए गए हैं ABC के थ्रू। यानी कि सप्लाई किसने की होगी, आपके सप्लायर ने। सप्लायर की टेबल एक दे रखी है, ठीक है, उसका नेम कहां से मिलेगा, यहां से। जिस सप्लायर का नाम क्या है ABC ने जो बुक सप्लाई की है उनका टाइटल चाहिए। यानी कि अगर मैं बुक और सप्लाई के बीच में आपका नेचुरल जॉइन लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मुझे पता लग जाएगी कि कौन कौन सी बुक, भाई कहने का मतलब है मुझे पता है कि बुक आईडी और उसका एस नेम है, यानी कि कौन सी सप्लाई ने कौन सी बुक सप्लाई की है, ये तो मुझे पता है, पर उस बुक का टाइटल क्या है ये मुझे पता लग जाएगा। अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करती हूं तो मेरी टेबल क्या बन के आएगी, देखो बी आई डी मेरी कॉमन है, ये एक बार आएगा, फिर टाइटल आएगा, ईयर आएगा, ठीक है, फिर आएगा एस नेम, फिर आएगा प्राइस, फिर आएगा आपका डेट ऑफ सप्लाई, डीओएस मतलब डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू, ठीक है। अब इसके बीच में नेचुरल जॉइन लगा दिया, इसका मतलब जिस सपोज आपका ABC ने बुक नंबर 1 और 2 सप्लाई की है, मुझे पता था कि आपका जो सप्लाई नंबर ABC है उसने बुक 1 और 2 सप्लाई की है, लेकिन उनका टाइटल क्या है वो मुझे ये नेचुरल जॉइन करते ही मिल गया। अब मुझे इस टेबल में ZWO MOL ये बहुत सारे सप्लायर के नेम होंगे, और सबकी मेरे पास बुक आईडी होगी और सबके बुक्स के टाइटल होंगे। अब इस टेबल में से मुझे कौन से सप्लायर के बारे में जानना है, मुझे सिर्फ ABC सप्लायर के बारे में जानना है, तो मैंने लिख दिया एस नेम सप्लायर नेम एस नेम इक्वल टू ABC, यानी कि
इन सारी टेबल में से सिर्फ मेरे पास एक टेबल आएगी BID, टाइटल, ईयर, एसनेम, प्राइस, DOS, जिसमें सिर्फ उसके टपल्स होंगे जिसमें कि सप्लायर का नाम ABC होगा, जिसमें सप्लायर का नेम 1 2 ZA, ईयर सपोज 2006 2007, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे 2006 2007, ABC, ठीक है। क्या मुझे सारा डेटा चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? टाइटल। अब मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या चाहिए? एट्रीब्यूट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ठीक है। हमने नेचुरल जॉइन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सप्लायर से मुझे बुक आईडी के बारे में तो पता चल रहा है, पर उस बुक आईडी का टाइटल क्या है वो बुक नाम की टेबल में है। इन दोनों को इस कॉमन एट्रीब्यूट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इससे मुझे पता चल गया सप्लायर नेम ABC, यस, जितने भी सप्लायर नेम है उनका टाइटल क्या है बुक का, मतलब जो भी उन्होंने बुक दी है उसका टाइटल क्या है, और जिसका मुझे चाहिए था उसके लिए मैंने सिलेक्शन ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि सिर्फ मुझे ABC सप्लायर का डेटा चाहिए था कि उसने कौन कौन सी बुक आईडी बेची है और उन बुक आईडी का क्या क्या टाइटल है, और सिर्फ मुझे टाइटल के बारे में जानना था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपका पहला वाला क्वेश्चन होता है। फिर अगला देखते हैं, फाइंड द बुक आईडी। आपको बुक आईडी फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल बुक, जितनी भी बुक ABC ने इशू कराई है। अब देखो, यूजर आईडी से मुझे यूजर नेम पता चल रहा है ABC, ठीक है, लेकिन उसने कितनी बुक इशू कराई हैं वो बोरो टेबल में मिलेगा। अब इन दोनों को कनेक्ट किससे कर सकती हूँ? कार्ड नंबर से। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे क्या एट्रीब्यूट्स मिलेंगे? मुझे मिलेगा कार्ड नंबर, क्योंकि कॉमन है तो एक बार मिलेगा। अगला क्या मिलेगा? मुझे नेम मिलेगा। अगला वो मुझे मिलेगा सिटी। अगला मुझे मिलेगा BID। अगला मुझे मिलेगा DOI, यानी कि डेट ऑफ इशू, ठीक है। यानी कि मुझे इन दोनों को कनेक्ट करने से ये पता लग जाएगा कि कौन से पर्सन ने कौन सी बुक इशू की है। सपोज एक पर्सन है Z, एक M, एक ABC, एक ABC। Z ने बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, उसने बुक नंबर 6, बुक नंबर 7, ठीक है। अब हर एक पर्सन का एक कार्ड नंबर बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने से मुझे क्या मिल गई? एक टेबल मिल गई जिसमें पर्सन की डिटेल, उसका कार्ड नंबर और उस पर्सन ने कौन सी बुक ली है वो मिल गया। सिर्फ इतना लिखने से यूजर बोरो, मुझे किसके बारे में डिटेल चाहिए? सबके बारे में डिटेल चाहिए या एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल चाहिए? मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल चाहिए, तो मैंने लिखा कि जो नेम हो वो क्या हो? ABC हो। अब जब नेम सिर्फ ABC हो तो सिर्फ इतनी बड़ी टेबल में से मुझे एक छोटी सी टेबल मिलेगी, एक और टेम्परेरी टेबल मिलेगी, कार्ड नंबर, नेम, सिटी, BID, DOI, कार्ड नंबर A3, A4, ABC 6 7, ये डिटेल मिल जाएगी। क्या मुझे ABC की कंप्लीट डिटेल चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ ABC ने जो बुक इशू करी है उनकी बुक आईडी चाहिए। तो क्या मैं लगा दूंगी? इस पे प्रोजेक्शन ऑपरेशन लगा दूंगी, बुक आईडी। इतना लगाते ही इतनी बड़ी टेबल में से मुझे एक छोटी सी टेबल मिलेगी जिसमें एक ही एट्रीब्यूट होगा, BID 6 और 7। तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा।
इस तरह से ये मेरा आपका दूसरा क्या कह सकते हैं क्वेरी कंप्लीट हो। ठीक है, चलो अब अगला चलते हैं, इसे रब कर देती हूँ। चलो, फाइंड द टाइटल ऑफ बुक्स, बुक का टाइटल चाहिए मुझे। ठीक है, इशू बाय पर्सन एबीसी, पर्सन एबीसी ने कौन सी बुक इशू करी है उसका मुझे क्या चाहिए, टाइटल। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूजर और बुक को तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यूजर ने कौन सी बुक बोरो की है वो बोरो नाम की टेबल में है ना। बट इन दोनों को भी हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। पर क्या बुक और बोरो को कॉमन एक बार कनेक्ट करें, हम लाइन टू लाइन देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में तो ये चाहिए कि एबीसी यूजर ने कौन सी बुक बोरो की है उसका टाइटल, फाइंड द टाइटल ऑफ ऑल बुक इशू टू, यानी कि बोरो। बट अगर मैं यूजर और बुक को कनेक्ट करना चाहूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और बोरो और यूजर को कनेक्ट करना चाहूं तो भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखती हूं बुक नेचुरल जॉइन बोरो, अभी मैंने ये लिखा है, इससे क्या हुआ, ये दोनों कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने से क्या हुआ, यहां पे BID आई, टाइटल आया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आया, तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आया और BID कॉमन है, यानी कि एक तरह से इन दोनों को कनेक्ट करके किस पर्सन ने कौन सी बुक बोरो की है उसका कार्ड नंबर मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया, क्योंकि आप ना इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे ना इन दोनों को, लेकिन अगर आपने बुक और बोरो को कनेक्ट करा तो आपको कार्ड नंबर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पर्सन का नेम डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कार्ड नंबर सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा। तो मेरे को ये पता लग गया कि ये और ये क्या है, किस पर्सन ने कौन सी बुक बोरो की है, वी कैन गेट थ्रू विद द हेल्प ऑफ कार्ड नंबर। लेकिन मुझे यहाँ पे नेम दे रखा है, अब नेम तो इससे मिलेगा। अगर जो ये टेबल मिली है इससे मैं कनेक्ट कर दूं, किस टेबल से, यूजर टेबल से, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगी तो क्या होगा, कार्ड नंबर तो ऐसे ही रहेगा, नेम और सिटी और अटैच हो जाएंगे, यानी कि मुझे इन तीनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा, सपोज बुक आईडी 1 2 3 4, टाइटल दे रखा है ZMOK, 2006 2007 2003 2002, A1 A2 A3 A4, डेट ऑफ इशू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ABCDEFGABC। मुझे क्या मिल गई, एक टेबल मिल गई जिस टेबल में बुक आईडी भी दे रखी है, उसका टाइटल भी दे रखा है, उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी दे रखा है, उसका कार्ड नंबर भी और नेम भी। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे टाइटल चाहिए उस बुक्स का जो ABC ने इशू कराई है। अगर मैं लिख देती हूं नेम इक्वल टू ABC, तो बहुत बड़ी टेबल है, इसमें से कौन सा डेटा फैच होगा, सिर्फ जो ABC का होगा। अब ABC का डेटा पिक करते हैं, BID टाइटल, देखो ये टेबल आपको नहीं बनानी, एट द एंड आपको ये बस ये 2 लाइन की क्वेरी ही लिखनी है, लेकिन बिना इसके आप समझना आपको मुश्किल होगा, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए करिएगा, वहां पे आपको नहीं बनानी होती। पब्लिकेशन, कार्ड नंबर, DOI, नेम एंड सिटी, इतना लिखते ही मुझे सारी डिटेल्स सिर्फ उस पर्सन की चाहिए जिसका नेम क्या है, ABC। तो ABC कौन कौन है, 2 है ABC, मतलब ABC ने 2 बुक ली है,
एक है A1, ओ सॉरी कार्ड नंबर A1 ही है, A1 2006 2007। ये एक तरह से रफ टेबल है, इससे आप कोई वो नहीं है, Z और K 1 और 4, ठीक है। तो यानी कि मुझे सिर्फ ABC पर्सन की कंप्लीट डिटेल मिल गई कि भाई उसने कौन सी बुक ली है, उसका टाइटल क्या है, उसका ईयर पब्लिकेशन क्या है, और कार्ड नंबर तो दोनों का सेम होगा, DOI क्या है मतलब डेट ऑफ इशू क्या है, और सिटी क्या है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, यानी कि इस पूरी टेबल में से सिर्फ मुझे एक एट्रीब्यूट चाहिए, टाइटल। तो इतना लिखते ही सिर्फ मुझे आंसर Z और K मिल जाए। तो इस तरह से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलो अब अगला चलते हैं। देखो और ये क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स, मतलब आपको 4-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चलो, फाइंड द नेम ऑफ ऑल दो सप्लायर, नेम निकालना है किसका, सप्लायर का। हु हैव सप्लाई द बुक, जिसने सप्लाई की है बुक, इशू टू ABC, यानी कि जो ABC पर्सन है उसने जो बुक ली है, वो बुक्स किसने इशू करी है, उन सप्लायर का नाम निकालना। देखो उन सप्लायर का नाम निकालना है जो बुक ABC को कौन सी बुक इशू हुई है, ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई। अगर मैं देखो सिंपल सा एक पॉइंट समझो, आपसे बोला गया है कि आपको सप्लायर का नाम निकालना है जो इशू की गई है ABC को, ठीक है। अब एक चीज देखो, यूजर ने जो बुक बोरो की होंगी, अगर मैं सिर्फ एक चीज देखो, अगर मैं बोरो सप्लाई करती हूं तो मुझे नहीं पता चलेगा। अगर मैं क्या करती हूँ, यूजर और बोरोवर कनेक्ट करना चाहती हूँ तो कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है चाहे यूजर और बोरोवर कर लो या सप्लाई या बोरोवर कर लो, कुछ भी कर लो, तीनों में से कोई दो का कनेक्शन पहले बना सकते हैं। सपोज अगर मैं बनाती हूँ बोरो और सप्लाई का, इससे क्या होगा, बोरो और सप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, BID, कार्ड नंबर, डेट ऑफ इशू, BID, प्राइस, डेट ऑफ सप्लाई, DOS मतलब डेट ऑफ सप्लाई। मुझे ये पता लग जाएगा कौन सी बुक कौन से सप्लायर ने करी है, और उसको जो बुक, ऐसे समझो ये और ये तो पहले से गिवन है कि सप्लायर ने ये वाली बुक सप्लाई की है, और उस बुक को कौन से पर्सन ने खरीदा है, खरीदा यहाँ पे मतलब इशू कराया है लाइब्रेरी से, ये पता लग जाएगा हमें कार्ड नंबर से। लेकिन यहाँ पे दे रखा है नेम, जब नेम दे रखा है तो मुझे नेम कहां से मिलेगा, यूजर से। अगर मैं इसका भी ज्वाइन कर देती हूं, इसे पीछे लिख लो या आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये कॉम्पिटेटिव होते हैं, आप चाहे सप्लाई और पहले बोरोवर कर लो या यूजर और ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये लिखते हैं तो कार्ड नंबर इसमें सेम है, नेम और सिटी और अटैच हो जाएगा, यानी कि सपोज बुक आईडी किस पर्सन ने खरीद मतलब बोरो की है, उसका कार्ड नंबर मिल गया, उसका नेम मिल गया, और वो किस सप्लायर के थ्रू सप्लाई की गई है वो मिल गया। अब सपोज मुझे पता लगाना है, मेरे पास पर्सन है ABCDEF, सप्लायर नेम है Z और KM, है ना, जिनकी नीड है सिर्फ हम वो कर रहे हैं।
देखो इससे पता चल रहा है जो बुक आईडी 1 है वो सप्लायर जेड ने दी है और उसे बोरो किसने किया है, एबीसी ने। अब आपको पता लगाना है कि सिर्फ इतने सारे डेटा से, अब देखो आपके पास एक टेबल बन के आ गई जिसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि कौन सी बुक आईडी को कौन से सप्लायर ने बेचा, मतलब किस सप्लायर ने बेचा है और उसे बोरो किसने किया है, क्योंकि कार्ड नंबर और सी नेम आ गया। अब आपको क्या सबकी डिटेल चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ उसकी जिसका नेम ए बी सी है। तो मुझे इतनी सारी टेबल में से सिर्फ वो डेटा मिलेगा किसका, बुक आईडी, कार्ड नंबर, डेट ऑफ इशू, एस नेम, प्राइस, डेट ऑफ सप्लाई है ना, डेट ऑफ जो डेट ऑफ सप्लाई, नेम एंड सिटी। सिर्फ उनका डेटा मिलेगा जो ए बी सी, यानी कि ए बी सी बुक कौन सी बुक आईडी है और उनको सप्लाई किसने किया है, सपोज जेड ने, और किसने किया है, एम ने। मुझे ये सारा डेटा मिलेगा, एबीसी का डेटा मिलेगा कि एबीसी पर्सन ने ये वाली बुक आईडी खरीदी है, एबीसी का जो कार्ड नंबर होगा, किस दिन के डेट में इशू कराई है, और उस बुक को सप्लाई करने वाला कौन है। नेम ऑफ ऑल दो सप्लायर हु हैव सप्लाई द बुक इश्यू टू एबीसी। मुझे वही बुक निकालनी है जो इशू करी गई है एबीसी को, और उस बुक को किसने सप्लाई किया है। तो अब डेटा एबीसी का है, उस बुक को किसने सप्लाई किया है उसका मुझे क्या चाहिए, एस नेम चाहिए। तो उसका नेम चाहिए, तो इसलिए मुझे एज एन आउटपुट एस नेम जेड और एम मिल जाएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप देखो ये बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखना, ये आपको समझने के लिए, और एक कह सकते हैं एक लाइन का आंसर है आपका। आपको नेचुरल जॉइन तो लगाना था बोरो सप्लाई और यूजर के बीच में, और आपका काम कंप्लीट। फाइंड द नेम ऑफ ऑल दो सप्लायर। आपको क्या निकालना है, उन सप्लायर का नेम निकालना है आपको। मतलब देखो करना क्या है, आपको सप्लायर का नेम निकालना है जिन्होंने सप्लाई की है बुक। अभी देखो डिफरेंट है जैसा कुछ, सप्लाई नेम ऑफ द सप्लायर, आपको नेम निकालना है सप्लायर का हु हैव सप्लाई द बुक ऑफ सेम टाइटल एज इशू टू एबीसी। आपको उन सप्लायर, पहले सबसे पहले आप क्या निकालो, टाइटल निकाल लो जो ए बी सी के थ्रू ली गई है। मतलब ए बी सी एक पर्सन है, उन्होंने उस एबीसी एक पर्सन है, उसने कौन सी बुक बोरो की है वो बीआईडी से पता चल जाएगा, और अगर बोरो को इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो टाइटल पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि एबीसी पर्सन है, उसने कोई बुक बोरो की होगी, उसका कुछ टाइटल होगा, और वो सप्लायर जिन्होंने वो ही बुक सप्लाई की है जो एबीसी ने बोरो कर रखी है। तो सबसे पहले निकाल लो वो बुक्स जो एबीसी ने क्या ली है, बोरो करी है। तो सबसे पहले अगर मैं क्या करती हूँ, यूजर और बोरोवर के बीच में क्या करती हूँ, नेचुरल जॉइन लगाती हूँ। ठीक है, चाहे बुक बोरो, ये देखो कॉम्पिटेटिव होते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, आप किसी के बीच भी लगा सकते हो। ठीक है, सपोज मैं सेम ही लेके चलती हूँ, जैसे बुक और बोरो के बीच में लगाया मैंने, बुक 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 बोरो के बीच में लगाने का मतलब है कौन सी बुक किस पर्सन के थ्रू बोरो की गई है उसका कार्ड नंबर मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इनके बीच नेचुरल जॉइन लगाऊंगी तो क्या आएगा टेबल में, बीआईडी
आपका टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर आपका कार्ड नंबर, फिर DOI। तो ये दोनों चीजें आपको मिल गई, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने से आपको पता चल गया कि कौन सी बुक किस पर्सन ने क्या करी है, बोरो थ्रू देयर कार्ड नंबर। अब सपोज मैं पहले ये निकालना चाहती हूं कि टाइटल निकालना चाहती हूं जो बुक ABC पर्सन के थ्रू ली गई है। मुझे कार्ड नंबर तो पता लग रहा है, पर उसका नाम तब पता लगेगा जब मैं इसको क्या करूंगी, बुक और बोरो के साथ यूजर का भी क्या करूंगी, ज्वाइन। यानी कि जो इन दोनों को करके जो मुझे टेबल मिली, अगर मैं यूजर के साथ ज्वाइन करूं तो कार्ड नंबर कॉमन है और मुझे नेम और सिटी एज एन आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अब एक चीज बताओ मुझे क्या क्या मिला। सपोज नेम ABC, इसका कार्ड नंबर है A1, इसका टाइटल है Z और इसकी बुक आईडी है 1। ठीक है, तो इतना करके मुझे ये पता चल रहा है कि किस पर्सन ने कौन सी बुक ली है, उसका टाइटल नंबर क्या है। अब सबसे पहले मैं निकालना चाह रही हूं कि ABC पर्सन का क्या है, टाइटल क्या है, मतलब उसने जो बुक्स खरीदी है उनका टाइटल क्या है। तो अगर मैं ये लिखती हूं नेम इक्वल टू ABC, इतना लिखते ही इतने सारे डेटा में से सिर्फ वो टपल्स उठ के आएंगे जो कि ABC से बिलोंग करेंगे, बस एक ही बिलोंग कर रहा है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कार्ड नंबर, DOI, नेम और सिटी। तो यानी कि ABC, कार्ड नंबर A1, Z और 1। अब सपोज हो सकता था बहुत सारा डेटा हो, अब मैं मान लेती हूँ कार्ड नंबर A1, बुक ABC, टाइटल M और 2। तो यहां आ जाते, ये सारा उठ के आ जाता डेटा। अब मुझे क्या सारा डेटा चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल। इतना करने से मुझे एक टेबल मिल गई, एक टेम्परेरी टेबल, क्या, टाइटल की 1 और 2, जिसमें कि उनका टाइटल है उन बुक्स का जो ABC ने बोरो की है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इतना करने से हमें ये मिल गया। ठीक है, अगर मैं सप्लाई बुक के बीच में क्या करूं, अभी ये देखो यहां सप्लाई और मुझे देखो मैंने एक काम तो कर लिया, मैंने ये पता लगा लिया कि ABC का टाइटल क्या है। अब मेरा एक आधा काम रह रहा है कि मुझे वो सप्लायर पता करने हैं जो कि सेम ही टाइटल की बुक को सप्लाई करते हो जो ABC ने खरीदी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई और बुक को क्या कर रही हूँ, नेचुरल ज्वाइन। अगर मैं ये करती हूँ इससे क्या होगा, आपका एक टेबल बनके तैयार होगी, उस टेबल में क्या होगा, BID, आपका टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब देखो BID सेम है, S नेम, प्राइस, डेट ऑफ इशू। इससे मुझे पता चल रहा है कि जो सप्लायर है उसकी बुक आईडी तो यहाँ भी थी, उस बुक आईडी का टाइटल क्या है, इन दोनों को कंबाइन करने से पता लग गया। सपोज मेरे पास सप्लायर का नाम है P1, P2, P3, इनके टाइटल है ZMLK। मुझे सप्लायर का नेम चाहिए, तो नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मुझे चाहिए होगा। अब मेरे पास सारे सप्लायर हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं
और उन्होंने कौन सी बुक बेची है उन सब का टाइटल है। क्या मुझे सारे एट्रीब्यूट की नीड है? नहीं, मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए और साथ में मुझे क्या चाहिए? एस नेम। तो मैं क्या करती हूं, मैं लिखती हूं टाइटल कॉमा एस नेम। इतना करने से मेरे पास एक टेबल बन के आ जाएगी, उसमें सिर्फ दो ही क्या होंगे, चीजें होंगी, ZMLK P1 P2 P3, यानी कि मेरे पास एक टेबल बन के आ जाएगी। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक चीज और, अब मैंने जब यहाँ टाइटल 1 2 3 लिया है तो मैं यहाँ पे भी टाइटल 1 2 3 ही लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे कॉमन करना है। तो टाइटल 1 2 3 4, तो मेरी टाइटल यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 2 3, ठीक है। यानी कि इससे मुझे वो टाइटल मिले थे जो बुक्स ABC ने इशू कराई है। ये टोटल टाइटल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर ने आप क्या करे हैं, सप्लाई किए। P1 P2 P3 P1, लो लास्ट भी P1 ले लेते हैं, ठीक है। इतना करके हो गया, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में नेचुरल जॉइन लगाती हूं तो कॉमन ये है, तो यानी कि कौन कौन से कॉमन मिलेंगे? टाइटल और एस नेम। 1 P1 2 P2, मुझे वो सप्लायर के नेम मिल गए जो कि टाइटल 1 और 2, और 1 और 2 वही टाइटल्स थे बुक्स के जो ABC ने बोरो किया है। तो क्या मुझे सारा डेटा चाहिए? फाइंड द नेम ऑफ ऑल दो। मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? नेम चाहिए। देखो ये जो लिखी हुई है क्वेरी, इसको यहां दोबारा से लिख देती हूं ताकि टाइटल नेम ABC बुक बोरो यूजर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच क्या करा? नेचुरल जॉइन। ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। देखो एस नेम सप्लाई बुक, देखो ये तो लगा ही रखा था, एक इसका लगा दो, ठीक है। और ये वाला इसका देखो ये वाला इसका क्लोज हो गया, वाला इसका हो गया, और ये वाला इसका हो गया। अब इन दोनों के बीच देखो इसका एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। अब ये मेन वाला, अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एस नेम चाहिए। एस नेम मिल गया। तो आप तोड़ तोड़ के लिखोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो ये वाला क्या कर रहा है, ये ABC जो आपका पर्सन है उसने कौन कौन सी बुक इशू करी है उसका टाइटल ले रहा है। ये वाला काम क्या कर रहा है, सप्लायर ने जौन जौन सी बुक बेची, पब्लिक मतलब बेची है, उनकी क्या क्या टाइटल है वो ये दे रहा है। जो इन दोनों में कॉमन है वो उन सप्लायर का नेम, यानी कि उन सप्लायर का नेम मिल रहा है जिन्होंने वो बुक सप्लाई की है जो ABC ने बोरो की है। अब देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल यूजर्स हु लिव इन सेम सिटी एज दैट ऑफ ABC। पहले सबसे पहले निकाल लो कि ABC कौन सी सिटी में रहता है। यूजर आपकी नेम ABC उसकी
ये कई बार ना पेन कर देता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक टेबल होगी इसकी यूजर नाम की। ठीक है, अब देखो अच्छा इसके बाद आपका ना कुछ ज्यादा नहीं बचा है, इसके बाद आपका क्या बचा है, सेमी जॉइन आउटर। मतलब देखो मेन क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से ये होगा, है ना। मेनली फोकस आप इन क्वेरीज को प्रैक्टिस करोगे। देखो आगे में और डिवीजन रह रहा है आपका, 2-3 ऑपरेटर और रह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। ज्यादा रिलेशनल अलजेब्रा आता है करने के लिए और आपका आता है एसक्यूएल। ठीक है, टपल कैलकुलस के क्वेश्चन थ्योरी में आ जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा आते हैं। आपको ये हार्ड लगेंगे, मैं मान रही हूँ फर्स्ट टाइम में हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगी, आप करेंगे तो आसानी से हो जाए। यूजर है ना, यूजर में क्या दे रखा है, कार्ड नंबर, नेम और सिटी। ठीक है, अब सपोज बहुत ABC पर्सन दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर C1 C2 C3 C4 ऐसे डेटा दे रखा है। मैंने बोला ABC का डेटा निकालो, यूजर में से किसका डेटा निकालो, ABC का। तो मेरे पास कार्ड नंबर, नेम, सिटी, C1 ABC दिल्ली। ABC का मुझे सारा डेटा चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ उसकी सिटी चाहिए। मैंने इतना काम करके मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ गया सिटी। अब मैंने क्या करा, सारी सिटीज, अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड द नेम ऑफ ऑल यूजर जो कि सेम सिटी में रहते हैं। अब देखो ये क्या करा, एक एट्रीब्यूट निकाल लिया जो कि क्या करते हैं सिटी में, मतलब कि जो ABC किस सिटी में रहता है। अब अगला मैंने क्या लिखा, मैंने उन सारे यूजर्स की डिटेल निकाली, सपोज BCZLML दिल्ली, नोएडा, दिल्ली। मैंने उन सारे यूजर्स की डिटेल निकाली जिनका नाम ABC के अलावा कुछ भी है। नॉट इक्वल टू बताया था, कई बार ऐसे यूज किया जाता है, रेदर देन ABC उसके अलावा सबके। ये काम क्या कर रहा है, ABC की आपको निकाल के दी सिटी, ABC की सिटी क्या थी, सॉरी दिल्ली थी, है ना। ये क्या करके दे रहा है, सारी डिटेल निकाल के दे रहा है, कार्ड नंबर, नेम और सिटी, रेदर देन ABC यानी कि C2 C3 C4 BCZLML दिल्ली, नोएडा, दिल्ली। इसने ये निकाल के दिया। अब मेनली मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो अब कार्ड नंबर की तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या करा, इस पे क्वेरी लगाई जिसमें मैंने इस टेबल में से, क्योंकि पहला काम क्या हो रहा है, बस जो ABC वाला पर्सन है उसे हटा के बाकी सारा डेटा आ गया। अब इसमें से मैं सारा डेटा ना लेते हुए सिर्फ क्या ले रही हूं, नेम और सिटी। यानी कि इस क्वेरी से जो मेरी ये टेबल है, इस टेबल में से सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगी, सिटी और नेम। ये एट्रीब्यूट आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल। और आप समझोगे भी कि मैंने अभी ऐसा क्यों लिया। ठीक है, तो देखो इतनी क्वेरी से मुझे ABC की सिटी पता चल रही है। इस वाली वर्क से मुझे वो सारे यूजर्स जो ABC के अलावा हैं उनका नेम और उनकी सिटी पता चल रही है, यानी कि वो मैंने ले ली। अब मेरे पास ये 2 टेबल बन के आई।
पहली टेबल ये, दूसरी टेबल ये, इसमें एक एट्रीब्यूट सेम है सिटी सिटी। अगर इन दोनों के बीच में नेचुरल जॉइन लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे दो एट्रीब्यूट मिलेंगे सिटी और नेम। दिल्ली, दिल्ली, बी और सी, और में क्या है एम और एल। ठीक है, यानी कि मुझे वो सारे पर्सन के नेम और सिटी मिल गए जो कि सेम सिटी में रहते हैं जिसमें ए बी सी रहता है। क्या मुझे सिटी चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो इसके बाहर एक और लिख दिया। क्या लिख दिया, आपको क्या चाहिए, सिर्फ नेम। अगर आप एक साथ लिखोगे तो आपको नहीं होगा। आपको करना कैसे, मुझे सारे यूजर्स के नाम चाहिए जो सेम सिटी में रहते हैं जिसमें कि एबीसी रहता है। तो सबसे पहले निकाल लो एबीसी कौन सी सिटी में रहता है। एबीसी यूजर में से एबीसी की डिटेल निकाली और एबीसी किस सिटी में रहता है वो मिल गया। अब वो सिर्फ सिटी एट्रीब्यूट चाहिए, मिल गया। अब मैंने एबीसी को छोड़ के बाकी सारे यूजर्स की डिटेल निकाल ली। अब मुझे बाकी क्या जरूरत है, मेनली मुझे सिटी और नेम की जरूरत है, क्योंकि आपको सिटी के बेसिस पे कनेक्ट करोगे। अब इन दोनों के बीच में जब आपने नेचुरल जॉइन लगाया तो मुझे वो सारे नेम और सिटी मिल जाएंगे जो कि सेम होंगे जो आपके एबीसी की सिटी होगी। बट मुझे सिटी का क्या करना है, मुझे तो नाम चाहिए, तो फिर से क्या लगा दिया, प्रोजेक्शन लगा दिया। देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मतलब एक आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अब आप एक्चुअली में, तब तो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर रहे थे, अब आप एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आगे आपको समझ आते रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। देखो ये यूनिट थोड़ी सी लॉजिकल बेस्ड है। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट बहुत इजी है। फर्स्ट यूनिट मेनली, सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि सेकेंड यूनिट में आपको समझनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, अब फाइंड द नेम ऑफ ऑल दोज बोरोवर्स। बोरोवर का नेम चाहिए, नेम तो यहां से मिलेगा। हु हैव इशू अ बुक ऑन अ सेम डेट एज इशू बाय एबीसी। तो सबसे पहले एबीसी ने कौन सी डेट में बुक बोरो की है वो निकालते हैं, है ना। अब डेट मुझे कहां मिलेगी, डेट ऑफ इशू। यूजर और बोरो के बीच में अगर मैं क्या लगाऊं, नेचुरल जॉइन, तो क्या टेबल आएगी ये बताओ। टेबल आएगी कार्ड नंबर, क्योंकि ये सेम है। आप इन दोनों के बीच में क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भाई मुझे डेट ऑफ इशू चाहिए, एबीसी ने कौन सी डेट में इशू करी। तो कार्ड नंबर, आपका नेम, आपकी सिटी, बीआईडी, कार्ड नंबर एक बार आएगा और उसके बाद डीओ, डेट ऑफ इशू। ठीक है, मेरे पास पर्सन का नेम आ गया, उसने कौन सी बुक बोरो की है कौन सी डेट में। ठीक है, अब सपोज पर्सन एबीसी होगा, डीईएफ होगा, एबीसी। एबीसी ने दो बुक ली, ठीक है, एक डेट ली 2 को और एक डेट ली 3। मैं सारी डिटेल इसलिए नहीं भर रही हूँ क्योंकि उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। सपोज 2, 3, 4 बुक नंबर A1, A2, A3 कुछ भी ले लो। ठीक है, तो क्या मुझे पूरी डिटेल चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ABC की डिटेल चाहिए सबसे पहले। तो मैंने डाला, तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, मुझे क्या चाहिए, नेम, यानी कि इतनी लाइन को लिखने से सिर्फ मेरे पास जो डिटेल आएगी
कार्ड नंबर, नेम, सिटी, VID, DOI। ठीक है, मेरे पास जो डिटेल आएगी सिर्फ ABC की। A1, ये क्या लिखा है, सपोज A3 है, ये A3 2 और 4। ठीक है, अब क्या मुझे ABC की सारी डिटेल चाहिए? नहीं, मुझे तो सिर्फ डेट ऑफ इशू चाहिए, तो मैंने लिख लिया DOI। यानी कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ जाएगा, इसमें वैल्यू आएगी 2 और 4। ठीक है, यानी कि इससे मैंने वो डेट ऑफ इशू निकाल लिया जो कि उस पर्सन का है जिसका नाम है ABC, उसने कौन कौन सी बुक ली। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो पर्सन के नेम चाहिए जिन्होंने सेम ही डेट पे बुक इशू कराई है जिस डेट पे ABC ने कराई है। अच्छा, तो पहले मैं क्या करती हूं, इसे नीचे लिखते हैं, यूजर बोरो, यूजर बोरो का मतलब है ये वाली टेबल आ जाएगी। ठीक है, इसमें टू और नाम लिखते हैं LMP, यानी कि मेरे पास एक टेबल मिल जाएगी। अब इस वाली टेबल में से मैंने और आपने क्या करा, अब इतना करके आपने लिखा कि जो नेम है वो नॉट इक्वल टू ABC। आपका इतना लिखते ही मेरे पास एक और टेबल बन के तैयार हो जाएगी जिसमें कार्ड नंबर आएगा, नेम आएगा, सिटी आएगी, VID आएगी और DOI आएगी। ठीक है, जो नेम होगा वो ABC नहीं होना चाहिए, जैसे ये ABC है तो ये नहीं होना चाहिए DEF EFG LMN। ठीक है, इसका क्या है A2 A5 और ये A6। ठीक है, 2 नहीं, इसका है 3, इसका है 2 2 2 2। तो इतना करते ही मैंने सारे यूजर की डिटेल निकाल ली एक्सेप्ट ऑफ ABC, यानी कि ABC पर्सन को छोड़ के सबके डिटेल मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ इशू, मतलब किस डेट, देखो मुझे सारी चीज की नीड नहीं है, मुझे उनका नाम चाहिए। तो भाई इसमें से नेम और डेट ऑफ इशू निकाल लेती, क्योंकि डेट ऑफ इशू कॉमन रहेगा। यानी कि इससे मैंने निकाल ली नेम और डेट ऑफ इशू, यानी कि मेरे पास इतनी बड़ी टेबल में से एक और टेबल बन के आ गई जिसमें नेम है और DOI, यानी कि डेट ऑफ इशू। नेम क्या है, DEF EFG LMN। डेट ऑफ इशू क्या है, 3/2/2। ठीक है, अब देखो इतना समझो, जो ऊपर की लाइन है यानी कि आपने निकाला कि जो ABC पर्सन है उसने कौन सी डेट में कौन कौन सी बुक इशू कराई, तो इतना ये निकाल लिया। अब इतना करने के बाद मुझे ABC की सारी चीजों की नीड नहीं है, मेरे को सिर्फ डेट ऑफ इशू की नीड है, तो मैंने सिर्फ डेट ऑफ इशू। अगर आप ये करोगे कनेक्ट यूजर और बोरोवर, हर यूजर ने कौन सी बुक बोरो की है, कौन सी डेट में बोरो की है, सारी डिटेल मिलेगी। उसमें से सिर्फ ABC की डिटेल निकाली, ABC की डिटेल निकालने के बाद उसमें से सिर्फ डेट ऑफ इशू ही नीडेड था, वो ही निकाला। क्यों नीडेड था, क्वेश्चन में कहा गया है मुझे उन यूजर का नेम पता करना है जिन यूजर ने सेम ही डेट पे बुक इशू कराई है जिस डेट पे ABC ने इशू कराई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी डेट ऑफ इशू निकाल ली। अब मैंने दूसरी दोबारा से ज्वाइन, अभी इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन, एक अलग ज्वाइन निकाला, दोबारा से यूजर और बोरोवर के बीच में टेबल बनाई,
जिसमें हर एक यूजर की डिटेल है कि उसने कौन सी बुक बोरो की है, कौन सी डेट पे बोरो की है, सारी चीज दे रखी है। अब मैंने सबकी डिटेल रख ली एक्सेप्ट एबीसी, एबीसी की डिटेल हट गई। अब मुझे पता है कि मुझे इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे सारी चीजों की तो नीड है नहीं, मुझे मेन किसकी नीड है, डीओआई, डेट ऑफ इशू। तो इस बड़ी टेबल में से इसके नेम और डेट ऑफ इशू निकाल लिया। डेट ऑफ इशू कॉमन एट्रीब्यूट है और नेम मुझे चाहिए। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं ज्वाइन लगाती हूँ, इसके और इसके बीच में ज्वाइन लगाती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, एक और टेबल मिलेगी जिसमें दो एट्रीब्यूट आएंगे, एक तो आएगा डीओआई और एक आएगा आपका नेम। टू जो है किसके साथ कॉमन है, इसके साथ है, तो ई एफ जी 2 एल एम एन। किसी के साथ कॉमन नहीं है, यानी कि मुझे नेम पता लग गए उन पर्सन, देख जो पर्सन एबीसी है उसने 2 डेट में इशू कराई बुक, एक तो 2 को और 4 को, ठीक है। अब 2 और 4 वो डेट है जिसमें एबीसी ने कोई ना कोई बुक इशू कराई है। अब इसमें वो नेम है जो एबीसी के अलावा है, उनकी नेम और डेट ऑफ इशू है। अब मुझे पता लगा सिर्फ ईएफजी और एलएमएन ने 2 तारीख को इशू कराया है, तो मुझे सारी डिटेल की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ इनके नेम की, एक सेकेंड, इनके नेम की नीड है। तो अभी जो टेबल आई है इसमें से सिर्फ मेरे पास नेम आ जाएगा। अब आप कहेंगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन ने 2 डेट में लियो, सब कुछ होगा। मैंने एक सिंपलेस्ट सा एग्जांपल देके आपको ये करके दिखाया है। जरूरी नहीं है कि जो ये लिए हैं उसमें जो हो सकते हैं डुप्लीकेट टपल भी हो सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है डुप्लीकेट हटा देता है, तो डुप्लीकेसी अपने आप रिमूव हो जाएगी। आप कोई भी जो है वैल्यू लेके अगर करके देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो आपको देखो जब बनाना हो तो बनाने का तरीका क्या है, पहली बात तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे 2-4 आपको अपने आप समझ आने लगेगा, बट फिर भी आपको नेम निकालना है उन पर्सन का जिन्होंने उसी डेट में इशू की है बुक, जिसमें तो एबीसी ने कौन सी डेट में इशू की है। अब मुझे कैसे पता चले, एबीसी का तो नाम यहाँ है, डेट यहाँ, इन दोनों में नेचुरल ज्वाइन करो, डेट ऑफ इशू निकाल लो, किसकी, एबीसी की, निकाल ली। अब एबीसी को छोड़ के सबकी डेट ऑफ इशू और नेम निकाल लो, उन दोनों के बीच ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किन पर्सन ने उसी डेट में इशू करा है जिस डेट में आपके एबीसी ने करा था। अब उसमें नेम और डेट ऑफ इशू दे रखे हुए, डेट ऑफ इशू की नीड नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टॉपिक। अब देखो आपकी बहुत छोटी सी चीजें और बची हैं, ये आपके मेन न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके अलावा बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आपका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या बचे थे, सेमी जॉइन और एंटी जॉइन, ठीक है। अब देखो इनके सिंबल ऐसे होते हैं, ठीक है। वैसे सिंबल से आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले 2 टपल्स दे रखी हैं, सॉरी 2 रिलेशन दे रखे हैं, R1 एंड R, ठीक है। अब क्या है, एक सेकेंड, ए बी सी, यहाँ पे सी डी ई, ठीक है, ये कॉमन सी डी ई है। मैंने दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है, सी डी ई। अब देखो सी कॉमन है तो पहले आप क्या करेंगे, R1 नेचुरल जॉइन R2, जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक बार आएगा, 1 2 3 3 6 9 6 4 5 6 6 7 3 9 कॉमन नहीं है, आपका क्या आ गया, ये ज्वाइन आ गया। अब सेमी ज्वाइन क्या कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल में जो एट्रीब्यूट थे जो कि ए बी सी थे, उसकी जो वैल्यू है नेचुरल ज्वाइन के बाद सिर्फ वो लिख दो, 1 2 3 4 5 6। आपका एंटी ज्वाइन क्या कहता है, लेफ्ट वाली टेबल में जो वैल्यू थी, यानी कि अगर आप लिखते हो R1 R2 सेमी ज्वाइन, इसका मतलब ये है सबसे पहले आप ज्वाइन निकालोगे, ज्वाइन तो निकलेगा ही। अब सेमी का मतलब है
जो आपकी टेबल बन के आई, इसमें सी तो कॉमन है, वो दोनों में रहेगा, लेकिन ए बी सी किस टेबल में था, इसमें। इसके जो रिजल्ट आए हैं वो सिर्फ एज एन आंसर आएंगे, ठीक है, सब नहीं आएगा। लेकिन एनटी बोलता है कि इधर की साइड यानी कि सेकंड टेबल में जो वैल्यू है सी डी ई वो एज एन आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके आते हैं आउटर जॉइन, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आउटर जॉइन। आपके 3 तरह के जॉइन हैं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। देखो आउटर जॉइन, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, ये हम इनर जॉइंस कहते हैं। ये सिर्फ वही टप्पल इंक्लूड करते हैं जो मैचिंग एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं, रेस्ट टप्पल जो होते हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। बट आउटर जॉइन की नीड तब होती है जब हम चाहते हैं वो टप्पल भी आए जो मैचिंग के अलावा हो, उसके लिए आप आउटर जॉइन का यूज करते हो। बेसिकली 3 तरह के जॉइन होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, ठीक है। अब आपके पास 2 रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन का मतलब है टेबल, R1 एंड R2, ठीक है। R1 में A B C, इसमें C D E, ये इनकी वैल्यू है, C इज योर कॉमन एट्रीब्यूट। अगर आप देखो सबसे पहले आप इनका नेचुरल जॉइन निकालो, ठीक है। नेचुरल पहले सबसे पहले आपको नेचुरल जॉइन ही निकालना है, देन उसके बाद हम आउटर जॉइन या किसी भी जॉइन की बात करते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए नेचुरल जॉइन की तो 1 A B C D E आएगा, A B C D E आएगा। अब देखो C कॉमन है तो A B 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 और क्या आएगा आपका 4 5 6 3 2। तो ये आपका हो गया आपके कॉमन एट्रीब्यूट जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब क्या है, दिस इज जॉइन, दिस इज लेफ्ट आउटर जॉइन। अब एक चीज समझो, आप ये देखो कि कौन कौन से टपल्स लेफ्ट साइड पे आ गए थे। एक तो ये वाला आ गया था और एक ये वाला आ गया था, है ना। ये नहीं देखना कार्टेशियन, आपको ये देखना है कि कौन कौन से टपल यूज हो चुके हैं। भाई 1 और 4 यूज हो चुका है, 7 रह गया। तो सबसे पहले जो नेचुरल जॉइन में आए थे वो एज इट इज लिख दो। अब लेफ्ट साइड के टेबल में इन तीनों में से कौन सा टपल आपके नेचुरल जॉइन में नहीं आया है, 7 8 9 नहीं आया, तो 7 8 9 को लिखोगे और C और D की वैल्यू नल छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे नल, क्योंकि C और D मैच नहीं करे थे, क्योंकि देखो 9 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है सबसे पहले जॉइन करा, जो इन दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए, ठीक है, वो आ चुके हैं। आने के बाद अब इस जिधर की साइड ये लग रहा है यानी कि R1 की साइड, अब इसमें कौन सा टपल जो आया ही नहीं, ये टपल है, तो इसको लिख दो और इसके आगे डैश डैश लगा दो। अब आता है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन का मतलब पहले तो नेचुरल जॉइन और इसके आगे ये। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कॉमन वाले लिख लिए A B C D E, ये लिखे गए। अब इसमें से कौन से यूज हुए थे, 3 और 6 वाले यूज हुआ था, पर 8 5 4 नहीं आया था, तो 8 5 4 लिख दोगे और यहाँ पे डैश लगा दो। इसको बोलते हैं राइट आउटर जॉइन। अब आता है फुल आउटर जॉइन। अरे ठीक है, दोनों साइड यानी कि सबसे पहले 1 2 3 6 7 4 5 6 3 2 यानी कि जो क्या थे आपके कॉमन थे। फिर अब देखो लेफ्ट में क्या आया हुआ था एक्स्ट्रा 7 8 9, इसमें क्या आया था 8 5 2। फुल आउटर जॉइन में टोटल। अब एक चीज देखो जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, आपके मैचिंग एंड नॉन मैचिंग नेचुरल। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ लेफ्ट आउटर जॉइन, तो मैचिंग वाले तो ये हो गए,
टपल्स। लेकिन नॉन मैचिंग वाला टपल कौन सा था, ये जो मैच नहीं हुआ था इससे, तो इसको आपने अटैच कर दिया, तभी बोला गया था कि आउटर जॉइन में क्या होते हैं, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग टपल्स दोनों आते। देखो सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ था, आ गया आपके मैचिंग एंड नॉन मैचिंग टपल, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइन हो गए। अब देन इसके बाद आपका एक तो रीनेम ऑपरेटर बचा है और एक डिवीजन ऑपरेटर बचा है, बाकी आपके सारे ऑपरेटर हो चुके हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जितना देखो मुझे पता है जब आप पहली बार रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेश्चन करोगे आपको ऐसा लगेगा ओ, लेकिन जब आप एक दो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि एक लाइन में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको जैसे प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्या करो, आप एक रफली टेबल बना लो और उस टेबल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू।